हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है 10 हाई ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। 10 की 10 स्टॉक्स में लाया हूँ। इन स्टॉक्स के अंदर हमें कहीं ना कहीं जो है वैल्यूएशन कंफर्ट देखने मिल रहा है और इसके साथ साथ इन सारे स्टॉक्स के अंदर जो है ग्रोथ ट्रिगर्स हमें जो है प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है उन 10 स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इन सारे स्टॉक्स के अंदर क्या ग्रोथ ट्रिगर प्ले आउट हो रहे हैं जिसके वजह से आगे जाकर हमें इन स्टॉक्स के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ देखने मिल सकती है। वो सारी चीजें जो है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहली कंपनी जो कि मैं आपके पास लेकर आया हूँ उसका नाम है स्काई गोल्ड। अब स्काई गोल्ड अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी है ये बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर आप कंपनी का पीई कैलकुलेट करोगे ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे, तो कंपनी जो है सिर्फ 29 के पीई पे ट्रेड कर रही है। और कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है पता है? अब किसी भी कंपनी को आप पढ़ रहे हो तो एज इन्वेस्टर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप जो है उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझो। क्योंकि अगर आप उस कंपनी का बिजनेस मॉडल ही नहीं समझ पा रहे हो तो वो कभी सेंस नहीं बनाएगा जब आप उस कंपनी के अंदर जो है इन्वेस्ट करोगे। क्योंकि एज इन्वेस्टर जो आपका कन्विक्शन आता है ना, वो हमें बिना बिजनेस मॉडल समझे जो है वो नहीं आता है। तो मैं एज इन्वेस्टर यही सारी प्रेफरेंस रखता हूँ कभी भी मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर कंपनी ऐड करता हूँ तो, कि भाई बिजनेस मॉडल जो है मुझे समझ आना चाहिए। अगर मुझे उसका बिजनेस मॉडल नहीं समझ आ रहा है तो मैं उसका बिजनेस मॉडल पढ़ता हूँ और उसे कुछ क्वार्टर का टाइम देता हूँ कि भाई ताकि मुझे बिजनेस मॉडल समझ आ जाए और कंपनी पे कन्विक्शन आ जाए। नहीं तो कल को जाकर अगर उस स्टॉक के अंदर 30-40% का फॉल हमें देखने मिलेगा और अगर हम बिजनेस मॉडल नहीं समझते तो हम लोग जो है उस स्टॉक को कहीं ना कहीं जो है पैनिक सेल कर देते हैं। तो इसलिए बिजनेस मॉडल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्काई गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो इनका अगर हम बिजनेस मॉडल समझे तो ये जो है आपके बी टू बी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। अब बी टू सी के प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो बी टू सी के अंदर आपके कल्याण, पीएन गडगिल, सेनको जैसे प्लेयर्स बनकर आते हैं, जो कि हम एज रिटेलर्स जो है ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है रिटेलर्स होते हैं और हम एज कस्टमर्स क्या करते हैं, इन रिटेलर्स के पास जाते हैं और इनके पास जाकर जो है ज्वेलरी की बाइंग करते हैं। तो इन रिटेल स्टोर्स को आई मीन कल्याण, टाइटन और ये सारे प्लेयर्स को ज्वेलरी कौन डिजाइन करके देता है, ज्वेलरी कौन प्रोवाइड करता है? तो वो जो प्लेयर बनकर आता है ना, वो है हमारा स्काई गोल्ड। तो स्काई गोल्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है बी टू बी कैटेगरी के अंदर काम करती है। अब मेंटल मॉडल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी अगर बी टू बी के कैटेगरी के अंदर काम कर रही है तो जितना ज्यादा आपके क्लाइंट के पास डिमांड होगा उतना ज्यादा जो है डिमांड आपके पास भी होगा। तो ज्वेलरी रिटेल स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें जो है चीजें शिफ्ट होते हुए देखने मिल रही है। अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जो है हमें शिफ्ट देखने मिल रहा है। पहले अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम ज्वेलरी सेक्टर के अंदर चीजें जो है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के अंदर ही हुआ करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे लोग जो है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का जो ट्रस्ट है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की तरफ वो भी इंक्रीज होते जा रहा है। और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेल के अंदर अगर आप देखोगे तो जो प्लेयर्स बनकर आते हैं, जैसे कि कल्याण, ये भी जो है अपने नंबर ऑफ स्टोर्स बहुत ज्यादा फास्ट एक्सपांड कर रहे हैं। गडगिल को देखो, ये लोग भी अपना कांस्टेंट स्टोर एक्सपांशन कर रहे हैं। तो अब मैनेजमेंट ये बता रहा है, स्काई गोल्ड के मैनेजमेंट ने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर बताया था कि जो शिफ्ट हमें ज्वेलरी रिटेल स्पेस के अंदर अगले 5 सालों के अंदर देख आई मीन अगले 10 सालों के अंदर देखने मिलने वाला था, वो जो है हमें 5 सालों के अंदर देखने मिलेगा। मतलब आप देखो मैनेजमेंट इतना ज्यादा बुलिश हो चुका है कि आपके जो नंबर ऑफ ईयर्स है जिसमें हमें टेलविंड्स देखने मिलने वाली थी, वो जो है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स है कि वो शिफ्ट जो है लगभग जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो हाफ हो चुके हैं। तो आप इमेजिन करो कि कितनी ज्यादा टेलविंड जो है ज्वेलरी रिटेल सेक्टर के अंदर है। अब इस सेक्टर के अंदर थोड़ी बहुत हेडविंड्स हमें देखने मिलती है जब आपके गोल्ड के प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो जो वॉल्यूम ग्रोथ आती है ना, आप ज्वेलरी कंपनीज आप देखते हो तो आपकी रेवेन्यू ग्रोथ जो है दो चीजों का फंक्शन होता है, एक वॉल्यूम ग्रोथ और एक होता है वैल्यू ग्रोथ। तो आप जब देखते हो जब गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं ना, तो वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा रिड्यूस हो जाता है लेकिन वैल्यू ग्रोथ जो है इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक चीज है जिसकी वजह से ज्वेलरी कंपनीज की रेवेन्यू ग्रोथ जो है मेंटेन्ड होती है। लेकिन एक रिस्क बहुत बढ़ जाता है कि जब गोल्ड के प्राइसेस अगर आप देखते हो कि 1 लाख 1.5 लाख मतलब 30-40% का हमें ग्रोथ देखने मिलता है अगर गोल्ड के प्राइसेस के अंदर पिछले एक साल से अगर आप देखोगे तो गोल्ड के प्राइसेस हैव गिवन मोर और लेस अबाउट 30% प्लस रिटर्न। तो वहां पे आप देखोगे तो दिक्कतें क्या बन जाती है। अब जब गोल्ड का प्राइस इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ना, तो वॉल्यूम रिड्यूस होते हैं और थोड़ा थोड़ा जो है फुटफॉल के अंदर रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है स्टोर के, और ये कंपनीज को जो है प्रॉब्लम फेस करने मिलता है। तो जब गोल्ड के प्राइसेस बहुत इंक्रीज होंगे ना, तो इन कंपनीज के लिए जो है थोड़ी बहुत हेडविंड्स हमें देखने मिलती है। बट इसके बाद अगर हम बात करें तो स्काई गोल्ड जो है और क्या क्या करता है, ये लोग जो है एक क्या ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है गोल्ड सोर्स करते हैं, उसे ये लोग डिजाइन करते हैं और फिर इनके क्लाइंट्स को जो है सेल आउट कर देते हैं। पूरे इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो जो भी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है वो जो है स्काई गोल्ड के साथ काम करता है, एक्सेप्ट आपका टाइटन का तनिष्क जिसे ये लोग जो है ऑनबोर्ड करने वाले। और स्काई गोल्ड को अगर आप देखोगे तो ये लोग कॉन्स्टेंटली जो है नए नए क्लाइंट जो है ऑनबोर्ड कर रहे हैं।
अब इसके साथ-साथ स्काई गोल्ड जैसे बिज़नेसेस के अंदर कैश फ्लो पॉज़िटिव होना जो है एक बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि इनका वर्किंग कैपिटल जो है ऑल टाइम ज़्यादा ही रहेगा, एकदम हाई वर्किंग कैपिटल वाला ये बिज़नेस है, क्योंकि यार ये लोग खुद गोल्ड सोर्स वगैरह करते हैं और गोल्ड के अंदर जो है इन कंपनीज़ का हाई वर्किंग कैपिटल जो है अटक जाता है। बट स्काई गोल्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो ऐसे कंपनीज़ के अंदर, ज्वेलरी रिटेल कंपनीज़ के अंदर आपको कैश फ्लोज़ देखना कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि गोल्ड जो है आपका एक लिक्विड एसेट है और कल को अगर इन कंपनीज़ को पैसा चाहिए तो ये लोग गोल्ड सेल कर कर आराम से पैसा ले सकते हैं, राइट? बट एक चीज़ है कि आपको आपके कंपनी के ऑपरेशन जो है वो स्केल करने हैं, तो वहाँ पे जो है आपको फंड्स उठाना पड़ेगा मार्केट से, डेट उठाना पड़ेगा, क्यूआईपी करना पड़ेगा और ये रीज़न है जिसकी वज़ह से स्काई गोल्ड जो है हमें बार-बार क्यूआईपी करता हुआ दिखता है। तो लोग जो है बेसिकली बिज़नेस मॉडल ही नहीं समझ पाते कंपनीज़ का और ये जो है लोगों के लिए सबसे बड़ा दिक्कत है। तो स्काई गोल्ड के नंबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, गाइडेंस भी जो है कंपनी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है। एज़ ऑफ नाउ अगर हम देखें इनके Q1 FY25 के नंबर्स, तो कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो की है ओवर 50% से। पैट के अंदर हमें ग्रोथ देखने मिली है लगभग 105% के आसपास। मतलब क्या, हमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है कंपनी के अंदर। इसके साथ-साथ ये लोग नए-नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर रहे हैं और ये अपने कंपनी के अंदर जो है नया सिस्टम लेकर आने वाले हैं। अब नया सिस्टम क्या रहेगा? नए सिस्टम के अंदर देखो ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो क्लाइंट्स बनकर आते हैं ना, जैसे कि आदित्य बिरला जैसे क्लाइंट्स ये लोग ऑनबोर्ड कर रहे हैं, दूसरे क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर रहे हैं, उनसे जो है ये लोग गोल्ड लेंगे। पहले क्या करते थे, ये लोग खुद गोल्ड ले रहे थे, अब ये लोग क्या करेंगे, इनके क्लाइंट से गोल्ड लेंगे। तो इससे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना जो कंपनी का, वो रिड्यूस हो जाएगा और आगे जाकर हमें FY27 के अंदर कंपनी जो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव भी देख सकती है इस रीज़न की वजह से। फिर इसके साथ-साथ ओवरऑल जो है स्काई गोल्ड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। कॉन्स्टेंटली अगर आप देखोगे पिछले 4 से 5 क्वार्टर से, तो हमें ओवर 50% की ग्रोथ देखने मिल रही है टॉप लाइन के अंदर। इसके साथ-साथ मैनेजमेंट जो है कॉन्स्टेंटली अपना गाइडेंस जो है स्काई गोल्ड का वो इंक्रीज़ करते जा रहा है। मतलब मैं जितना 4 क्वार्टर से 4 क्वार्टर, पिछले 4 क्वार्टर से ही मैं आपको बोलूँ तो मैनेजमेंट ने कॉन्स्टेंटली गाइडेंस इंक्रीज़ किया है। अब स्काई गोल्ड को तो मैं बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ और स्काई गोल्ड बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी रही है मेरे लिए तो। अब इसके साथ-साथ मैं कौन से स्टॉक्स होल्ड करता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कौन से स्टॉक्स है, सारी चीज़ें जो है मैंने मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है। तो मास्टर क्लास के लिए अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जल्द से जल्द जो है मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर सकते हो। इस मास्टर क्लास के अंदर आपको क्या-क्या मिलेगा, आपको जो है 11 सेशंस मिलते हैं। ये 11 सेशंस की जो लेंथ बनकर आती है, वो 20 आवर्स के आसपास बनकर आती है। अगर आपको जेन्युइनली मार्केट के अंदर सीखना है कि मार्केट बॉस प्रैक्टिकली जो है किस तरीके से चलता है, मार्केट के अंदर हमें कैसे डिसीजन बनाना चाहिए कि हमें कौन सी कंपनी को जो है बाय करना चाहिए, कौन सी कंपनी को जो है सेल करना चाहिए और किस बेसिस पे जो है हम ये सारे डिसीजन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हूँ। अब इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो ये मास्टर क्लास जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, जहाँ आपको 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। इसके साथ-साथ आपको जो है हमारे कम्युनिटी ग्रुप का एक्सेस भी मिलता है, जहाँ पे जो है आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो मिलते रहते हैं और ये कम्युनिटी ग्रुप का जो एक्सेस है, आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। फिर इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो इस मास्टर क्लास के अंदर एज़ ऑफ नाउ जो है 400 प्लस पीपल जो है एनरोल कर चुके हैं और जितने भी रिव्यूज़ आए मास्टर क्लास के लिए मुझे सारे जो है पॉजिटिव रिव्यूज़ आए। इनफैक्ट एक भी नेगेटिव रिव्यू जो है मुझे मास्टर क्लास के लिए नहीं मिला और मुझे डेली लोगों से मेल्स आ रहे हैं यार कि भाई हम आपके मास्टर क्लास से जो है हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुआ है। हमने जो है कंपनीज़ को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। हम किसी-किसी को जो है इंटर्नशिप भी मिल गई है, किसी ने जो है अपना पूरा पोर्टफोलियो ही चेंज कर दिया। मतलब मास्टर क्लास के पहले का उनका पोर्टफोलियो अलग और मास्टर क्लास के बाद का जो उनका पोर्टफोलियो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो मास्टर क्लास का प्राइस जो है एज़ ऑफ नाउ 2999 है और मैं जल्दी जो है मास्टर क्लास का प्राइस 20% से इंक्रीज़ करने वाला हूँ। तो मैं इसका प्राइस जो है 2999 से 3499 करने वाला हूँ। तो अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है मास्टर क्लास के लिए, तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर देना क्योंकि इस मास्टर क्लास के अंदर आपको जो है 100x वैल्यू मिलती है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2999 वाला प्राइस जो है कुछ भी नहीं है, जो लेवल का नॉलेज जो है आपको मास्टर क्लास के अंदर मिलता है। इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप सीखोगे कि किस तरीके से आप जो है डिफरेंट सेक्टर्स को ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि हर एक सेक्टर को ट्रैक करने का जो है डिफरेंट मेंटल मॉडल होता है। कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए अलग चीज़ें हमें ट्रैक करनी पड़ती है, ज्वेलरी रिटेल के लिए अलग ट्रैक करना पड़ता है। तो ऐसे हमने मास्टर क्लास के अंदर जो है ओवर 30 प्लस सेक्टर्स कवर करे हुए हैं। अब इस मास्टर क्लास को अटेंड करने के लिए आपको कोई भी बैकग्राउंड ज़रूरत नहीं है, किसी भी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। आप फाइनेंस बैकग्राउंड से रहो या ना रहो, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो है ये 20 आवर्स का कंटेंट देखो, इसके बाद जो है आप कंपनीज़ ट्रैक करो और आपको इन प्रोसेस कोई भी डाउट आता है तो आप जो है मुझे एक्स पे रीच आउट कर सकते हो। आप मुझे एक्स पे डीएम कर सकते हो आपके सारे डाउट्स के लिए और मैं सारे डाउट्स जो है पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। तो आप जल्द से जल्द जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके साथ-साथ मैंने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो की कंपनी से भी आपको बताया कि पिछले
1 साल के अंदर मैंने कौन-सी कंपनी जो है पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करी है और कहाँ पे जो है मैंने पोज़ीशन कट करा है, ताकि आप जो है प्रैक्टिकली सीख सको कि पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करते हो और किसी भी कंपनी के अंदर हमें कम फंड्स ऐड करने या कट करने हैं। इसके साथ-साथ आपको वैल्यूएशंस भी सीखने मिलेगी कि आप किसी भी स्टॉक को जो है 10 मिनट के अंदर किस तरीके से वैल्यूएशन कर सकते हो। क्योंकि लोग जो है बेवकूफ़ों जैसे दिन भर बैठकर वैल्यूएशन मॉडल्स बना रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ़ के अंदर देखा जाए तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने मिलेगी। आपको ये भी सीखने मिलेगा कि आप किस तरीके से जो है मेगा ट्रेंड्स को अर्ली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्द से जल्द जो है एनरोल कर लेना। एक बार प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। और हाँ, एज़ ऑफ नाउ मास्टर क्लास के अंदर जो भी लोग हैं उनके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए। तो देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब थोड़ा आगे बात करते हैं, कंपनीज़ भी तो डिस्कस करनी है हमें। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो स्काई गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो इनका परफॉर्मेंस जो है फेनोमेनल है। अब गाइडेंस इन्होंने जो है रीआइटरेट किया हुआ है, जो इन्होंने एफवाई 26 के लिए दिया हुआ है। तो वो गाइडेंस जो है इन्होंने इंक्रीज़ नहीं किया है इस बार Q1 के अंदर। और तो यही बात बनकर आती है स्काई गोल्ड के बारे में। अब इनका फॉरवर्ड पी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आराम से आप जो है इन्होंने गाइडेंस दिया हुआ है, उस हिसाब से फॉरवर्ड पी कैलकुलेट कर सकते हो। वैल्यूएशन वगैरह किस तरीके से करते हैं प्रैक्टिकली, ये सारी चीज़ें जो है मैंने मास्टर क्लास के अंदर आपको एकदम डिटेल में सिखाया हुआ है। तो लिंक उसका जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो अगली कंपनी है वो है शिलचार टेक। अब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो टीएनडी सेक्टर के अंदर इतनी ज़्यादा टेलविंड्स है जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ट्रांसफॉर्मर कंपनीज़ इतनी ज़्यादा टेलविंड्स के अंदर है कि कंपनी बस बोल रही है कि आप जो है हमें कैपेसिटी लेकर आओ। ये लोग, इन्हें बस कैपेसिटी लगानी है और इन्हें जो है आराम से ऑर्डर मिल रहे हैं। तो एज़ ऑफ नाउ हमारी जो इकोनॉमी है वो पावर अप साइकिल के अंदर चल रही है। क्योंकि आपकी जो एआई की जो डिमांड है ना वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रही है। और जब एआई की डिमांड इंक्रीज़ होती है तब आपको आपकी जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि एआई के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बनकर आती है वो होती है पावर। तो ये पावर को ट्रांसमिट करने के लिए भी जो है आपकी ट्रांसफार्मर कंपनीज़, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ जो है नीडेड ही होती है। तो ये सीन है। अब टीएनडी सेक्टर के ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाकर रखा है, एक्स पे जो है हमने ये वीडियो कवर करा है। आई थिंक वीडियो की लेंथ जो है 45 मिनट्स के आसपास है और ये पूरी मास्टर क्लास जो है टीएनडी सेक्टर के ऊपर है, जहाँ हमने जो है ओवर 15 प्लस प्लेयर्स को डिस्कस करा हुआ है टीएनडी सेक्टर से। तो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो जो है आपके लिए मस्ट वॉच है। अगर आप मुझे एक्स पे फॉलो नहीं करते हो तो ये मेरा एक्स का यूजर नेम है आयुष्मर्दा07। आप जल्द से जल्द जाकर जो है मुझे फॉलो कर सकते हो और ये वीडियो देखना जहाँ से आपको इस सेक्टर के बारे में जो है पूरा आइडिया लग जाएगा। अब शिलचर मुझे इंटरेस्टिंग क्यों लगता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। अब टीएनडी सेक्टर के अंदर टेलविंड्स बहुत है, ये हमें पता है। ट्रांसफार्मर स्पेस के अंदर टेलविंड्स बहुत है, ये हमें पता है। शिलचर के बारे में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है? इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप इनके बाकी प्लेयर्स देखोगे तो ट्रिल जैसे प्लेयर्स बनकर आते हैं। ऑब्वियसली उनका गाइडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ट्रिल का अगर आप देखोगे तो 55% सीएजीआर का टॉप लाइन का गाइडेंस दे रहा है वो। इसके साथ-साथ शिलचर के अंदर अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन जो है ना वो बाकी कंपनी से बहुत ज़्यादा बेटर बनकर आते हैं। कंपनी जो है 33% का एबिटा मार्जिन बना रही है एज़ ऑफ नाउ। और यहाँ पे आप देखोगे तो पहले अगर हम बात करें 2014 के टाइम पे तो कंपनी जो है सिर्फ 8% का एबिटा बना रही थी। तो वहाँ से एबिटा मार्जिन के अंदर जो है हमें मैसिव जंप देखने मिला है। इसके साथ-साथ शिलचर के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें बहुत अच्छी टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिल रही है। और इसके साथ-साथ कंपनी के अंदर हमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल रहा है। जहाँ Q1 के नंबर्स देखोगे तो कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो की अबाउट 48% से, और इनके अंदर हमें पैट ग्रोथ देखने मिली है 73% की, मतलब बहुत ज़्यादा सॉलिड ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है कंपनी को। रीज़न ये बनकर आता है क्योंकि शिलचर की जो कैपेसिटी है ना वो एज़ ऑफ नाउ 100% यूटिलाइजेशन पे चल रही है। अब कोई भी कंपनी की अगर कैपेसिटी 100% पे चल रही है तो उनके अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में सोचोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट सेम होता है। तो उन्हें जो है यहाँ पे वो लोग ज़्यादा रेवेन्यू बना पा रहे हैं अपने कंपनी से, लेकिन उनका फिक्स्ड कॉस्ट जो है वही सेम लेवल पे। तो इसके वजह से इन कंपनीज़ के अंदर जो है हमें ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिलता है। इसके साथ-साथ शिलचर के मार्जिन्स भी जो है हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने मिले। अब रीज़न ये है इनके मार्जिन्स थोड़े हाई है क्योंकि ये लोग आपके जो है कस्टम मेड ट्रांसफार्मर्स के अंदर भी काम करते हैं। ये लोग पावर ट्रांसफार्मर के अंदर काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर काम करते हैं, आपका इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर के अंदर काम करते हैं, जनरेटर ट्रांसफार्मर, हाइड्रो ट्रांसफार्मर और फर्नेस ट्रांसफार्मर के अंदर जो है कंपनी काम करती है। अब इसके साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एज़ ऑफ नाउ ट्रांसफार्मर कंपनीज़ के लिए जो बनकर आती है वो है इनका केपेक्स। तो शिलचर ने जो है अभी-अभी केपेक्स किया था। गवासात के अंदर जो है इनका बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ था, जहाँ कंपनी की जो कैपेसिटी है ना वो ये लोग 4000 एमवीए से 7500 एमवीए के आसपास लेकर चले गए। और ये कैपेसिटी जो है एज़ ऑफ नाउ 100% यूटिलाइजेशन पे चल रही है। तो एक चीज़ है कि इनके मैनेजमेंट ने 20 टू 25% का गाइडेंस दिया हुआ है एफवाई 26 के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली है कंपनी के अंदर। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि Q3 और Q4 के अंदर कंपनी जो है वो मोर और लेस इनके फ्लैट रहेंगे इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन।
रीज़न ये बनकर आता है क्योंकि ऑलरेडी इनकी कैपेसिटी जो है 100% यूटिलाइज़ेशन पे चल रही है, तो यहाँ ग्रोथ करने के लिए जो है आपको एक्स्ट्रा कैपेसिटी लगेगी। तो इसलिए शिलचार अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा नया कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहा है और वो कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है हमें अप्रैल 2027 के अंदर दिखेगा। तो कमिंग 6 टू 9 मंथ्स के अंदर हमें जो है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं देखने मिल सकती है। शिलचार के अंदर हमें ऑब्वियसली ऑपरेटिंग लेवरेज स्ट्रॉन्ग देखने मिलेगा, लेकिन आपका जो टॉप लाइन ग्रोथ है ना, वो आई डोंट थिंक कि जो कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया हुआ है 20-25% का, उसके ऊपर जो है ये लोग एक्सीड कर सकते हैं, क्योंकि नई कैपेसिटी आने के लिए जो है अभी भी टाइम लगेगा। जो थर्ड कंपनी है जो कि हमें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है, वो है आरती फार्मा लैब्स। अब सीडीएमओ कंपनीज के अंदर भी जो है बहुत ज्यादा टेलविंड्स है, और आरती फार्मा लैब्स जो है यहाँ पे ये इनका जो सीडीएमओ वाले डिवीजन है ना, वो स्केल कर रही है। तो इसकी वजह से आरती के मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो इनके जो मार्जिन्स है ना, वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिलेंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर अपना सीडीएमओ डिवीजन स्केल करेगी तो उनके एबिटा मार्जिन जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे, और इसे हम बोलते हैं बेटर प्रोडक्ट मिक्स। तो बेटर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से भी जो है हमें अच्छी खासी ईपीएस ग्रोथ देखने मिल सकती है। ये सारी चीजें जो है, ये सारे प्लेयर जो है, मैंने बहुत डिटेल के अंदर मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करे हुए हैं। तो अगर आपने नहीं एनरोल किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग जो है एनरोल कर सकते हो। अब आरती फार्मा लैब्स के अगर मैं बिजनेस मॉडल के बारे में अगर बहुत डिटेल में आपसे थोड़ा बात करूं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमने ऑलरेडी इस कंपनी के ऊपर जो है वीडियो कवर करा हुआ है। यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो थ्री सीडीएमओ कंपनी जहाँ पे हमें ग्रोथ देखने मिल रही है, वो वीडियो का नाम है। वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, और आपको ये वीडियो जो है एक्स पे भी मिल जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि आप वो वाला वीडियो जाकर देखना, जिससे आपको इस कंपनी का जो है कंप्लीटली बिजनेस मॉडल समझ आ जाएगा। ये है वो वीडियो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आरती फार्मा लैब्स के अंदर ऐसा क्या हमें इंटरेस्टिंग देखने मिल रहा है, क्या ग्रोथ ट्रिगर्स हमें कंपनी के अंदर देखने मिल रहा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जब हम आरती फार्मा लैब्स की बात करें, तो इनके मार्जिन्स हमें बेटर होते हुए देखने मिल रहे हैं। कंपनी अपने सीडीएमओ डिवीजन को स्केल कर रही है। सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोथ जो है हमें कंपनी के सीडीएमओ डिवीजन के अंदर ही जो है देखने मिल रही है, जहां कंपनी का मैनेजमेंट बोलता है कि ये इनका जो सीडीएमओ वाला डिवीजन है ना, वो आराम से 40% के आसपास जो है हमें वहां पे ग्रोथ देखने मिल सकती है। इसके साथ साथ कंपनी जो है ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स के अंदर काम करती है, और एपीआई एंड इंटरमीडिएट्स के अंदर काम करती है। तो ज़ैंथीन के अंदर अगर आप देखोगे तो एज ऑफ नाउ कंपनी का जो कैपेसिटी है ना, वो 5000 प्लस एमटीएफ के आसपास का है। अब कंपनी क्या कर रही है, ये अपना ज़ैंथीन का जो कैपेसिटी है, इनका केपेक्स आ रहा है सेकंड हाफ ऑफ FY26। तो वहां से इनकी जो ज़ैंथीन की कैपेसिटी है ना, वो 9000 प्लस के आसपास चल जाएगी। तो इनका जो ग्लोबल मार्केट शेयर है ज़ैंथीन के अंदर, वो 15 to 20% का बनकर आता है। वो जो है हमें 20 to 25% के आसपास जाते हुए देखने मिलेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी। इसके साथ साथ मार्जिन वाइज अगर मैं बात करूं, तो कंपनी सबसे ज्यादा मार्जिन जो है सीडीएमओ वाले बिजनेस के अंदर बना रही है, फिर उसके बाद ज़ैंथीन वाला बिजनेस है, और सबसे लोएस्ट मार्जिन जो है वो इनके एपीआई वाला बिजनेस के अंदर है। ज़ैंथीन अगर आप देखोगे तो ये जो है आपके कोला ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर जो है ज़ैंथीन यूज किया जाता है। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सीडीएमओ के अंदर भी जो है कंपनी को अच्छे खासे क्लाइंट्स मिल रहे हैं, और ये वाला डिवीजन भी जो है हमें स्केल आउट होता हुआ देखने मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो आरती फार्मा लैब्स के अंदर हमें कितनी ग्रोथ देखने मिल सकती है, तो मेरे हिसाब से हमें नियर अबाउट 2400 करोड़ का टॉप लाइन करते हुए जो है कंपनी दिख सकती है आराम से। अब ये जो है मैंने कैलकुलेट किया हुआ है बेस्ड ऑन कंपनी का गाइडेंस और मेरे खुद के जो है थोड़े बहुत एस्टिमेशंस थे। तो उस हिसाब से 2400 करोड़ का टॉप लाइन देखने मिल सकता है। अब आप जो है पैट मार्जिन कैलकुलेट करो, और पैट मार्जिन से जो है आप आराम से कंपनी का फॉरवर्ड पे ही कैलकुलेट कर सकते हो। अब आरती फार्मा लैब्स के अंदर हमें ग्रोथ आते हुए जो है वो देखने मिलेगी आपके FY27 के अंदर, क्योंकि इनकी कैपेसिटी H2 FY26 के अंदर आ रही है। तो मैक्सिमम ग्रोथ हमें FY27 के अंदर देखने मिलेगी, जो कि ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर रहेगा इस कंपनी के लिए। तो ये कुछ ग्रोथ ट्रिगर जो है आरती के अंदर बनकर आते हैं। अब आरती के अंदर मैं आपसे बात डिस्कस करूं, तो कंपनी जो है सीडीएमओ कंपनी है। अब सीडीएमओ कंपनीज के रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यू जो है बहुत ज्यादा लंपी होते हैं। मतलब क्या कि इनके रेवेन्यू जो है मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेंगे। किसी साल ग्रोथ आएगी, किसी साल ग्रोथ नहीं आएगी। हालांकि आरती जो है अपना सीडीएमओ डिवीजन स्केल कर रही है, इनके रेवेन्यू जो है इतने ज्यादा सीडीएमओ वाले डिवीजन से इतने ज्यादा आ नहीं रहे। लेकिन आपको एज इन्वेस्टर जो है ये सीडीएमओ वाली कंपनीज के बारे में याद रखनी पड़ेगी। एक और सीडीएमओ के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसका नाम है ब्लूजेट हेल्थ केयर। अब ब्लूजेट हेल्थ केयर भी इस बार के जो नंबर्स हैं इनके, वो बहुत अच्छा है वाई ओ वाई बेसिस पे। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोग जो है पागल हो चुके हैं, लोग जो है इनके मार्जिन्स देख रहे हैं। इनके मार्जिन्स के अंदर जो है हमें फॉल देखने मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ये जो है कंपनी के एक इन्वेंट्री एडजस्टमेंट की वजह से जो है हमें इनके मार्जिन्स फॉल होते हुए देखने मिले।
लेकिन ब्लू जेट का भी बिज़नेस बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वाले बिज़नेस के अंदर भी हमें जो है इनके फार्मा इंटरमीडिएरीज़ वाले डिवीज़न के अंदर से जो है अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है। इसके साथ-साथ आपका ब्लू जेट जो है वो सेमाग्लूटाइड के ऊपर काम कर रहा है। सेमाग्लूटाइड जो है आपका एक जीएलपी-1 ड्रग है। अब सेमाग्लूटाइड अगर आप देखोगे तो जीएलपी-1 के ऊपर भी जो है मैंने बहुत डिटेल्ड वैल्यू चेन के ऊपर जो है पूरा एनालाइज़ कर रखा है। ब्लू जेट के अंदर एज़ ऑफ नाउ अब सीडीएमओ कंपनीज़ आप देख रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि इनके मॉलिक्यूल्स किस तरीके से प्ले आउट हो रहे हैं और मॉलिक्यूल जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि आपको सीडीएमओ कंपनीज़ के अंदर ट्रैक करनी चाहिए। तो ब्लू जेट के अंदर क्या ग्रोथ ट्रिगर है? अब ये जीएलपी-1 वाला वीडियो आई वुड सजेस्ट कि आप जाके देखना 48 मिनट्स का वीडियो है, जहाँ पे क्योंकि आपको जीएलपी-1 देखोगे तो एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड है जो कि हमें कमिंग ईयर्स के अंदर प्ले आउट होता हुआ दिखेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला वीडियो जो है जाकर देखना। अब यहाँ पे ब्लू जेट की हम बात कर रहे थे, तो इनके जो है 3 डिवीज़न है। अब फार्मा डिवीज़न के अंदर इनके मार्जिन जो है सबसे ज़्यादा है जो कि सीडीएमओ वाला डिवीज़न है और जैसे हमें वो फार्मा डिवीज़न स्केल अप होता हुआ देखने मिला है, हमें कंपनी के मार्जिन्स भी जो है बेटर होते हुए देखने मिले। अब सीडीएमओ कंपनीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ब्लू जेट के अंदर एक इनका बहुत सक्सेसफुल मॉलिक्यूल हो चुका है बेम्पेडोइक एसिड जिसके अंदर ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसके वजह से ब्लू जेट के अंदर जो है हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है। इसके साथ-साथ इनका एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएरीज़ वाला भी एक डिवीज़न है। तो वहाँ से जो है हमें इस साल एफवाई 26 के अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल सकती है क्योंकि Q4 एफवाई 25 के अंदर इनके ये वाले डिवीज़न से जो है 2 मॉलिक्यूल्स के आसपास कमर्शियलाइज़ हुए। तो यहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल सकती है ब्लू जेट के अंदर। फार्मा वाला तो डिवीज़न बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। ये हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स वाला डिवीज़न जो है ना कंपनी का, वो इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा और मेरे हिसाब से ब्लू जेट जो है आराम से 40% के आसपास का जो है टॉप लाइन ग्रोथ कर सकता है, लेकिन एज़ इन्वेस्टर आपको एग्ज़ीक्यूशन यहाँ पे ट्रैक करना पड़ेगा। ब्लू जेट के अंदर कौन से ग्रोथ ट्रिगर्स है जिस पे हमें ध्यान देना है? हमें देखना है कि इनके फार्मा वाले डिवीज़न के अंदर कितनी ग्रोथ आ रही है। मार्जिन्स किस तरीके से जो है कौन से डायरेक्शन के अंदर हमें जाते हुए दिख रहे हैं। टॉप लाइन ग्रोथ जो है कंपनी के अंदर किस तरीके से आती है। वैसे तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि एफवाई 26 और एफवाई 27 जो है इनके लिए कमर्शियलाइज़ेशन वाले ईयर रहेंगे। तो कभी भी कोई भी सीडीएमओ कंपनी के लिए अगर कमर्शियलाइज़ेशन वाला ईयर होता है ना, तो उस सीडीएमओ कंपनी के अंदर जो है हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स देखने मिलती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कितना टाइम जो है हमें ब्लू जेट के अंदर ग्रोथ रेट्स देखने मिल सकती है। अब अगेन सीडीएमओ कंपनीज़ के अंदर जो है आपको थोड़ा लॉन्ग होराइज़न लेके चलना पड़ेगा। 2 टू 3 इयर्स का होराइज़न लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई सेंस नहीं बनाता है सीडीएमओ कंपनी क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू लंपी होते हैं। नहीं तो फिर आपको ग्रोथ ट्रिगर्स को जो है बहुत ज़्यादा क्लोज़ली मॉनिटर करना पड़ेगा जैसे मैं करता हूँ और फिर उसके बाद आप अपसाइकल के अंदर जो है इन कंपनीज़ को भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए बहुत क्लोज़ली ट्रैक करना पड़ेगा और किस तरीके से ट्रैक करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैंने इक्विटी रिसर्च मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है। तो यार अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया है ना, तो आप जो है बहुत सारी चीज़ें जो है मिस आउट कर रहे हो और अगर आप इक्विटी रिसर्च के लिए पैशनेट हो, स्टॉक मार्केट के लिए पैशनेट हो, तो ये मास्टर क्लास जो है आपके फ़ोन पे होना ही चाहिए। तो ये 2999 वाला प्राइस जो है मास्टर क्लास के लिए कुछ भी नहीं है इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ब्लू जेट के बाद जो अगली कंपनी है जो कि हमें डिस्कस करना है वो है हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर। अब हाउसिंग फाइनेंस लेंडिंग स्पेस अगर आप देखोगे तो पिछले H1 से आई मीन एफवाई 25 के अंदर अगर आप देखोगे तो थोड़ा स्लो डाउन ही हो चुका है और बहुत कम कंपनीज है हमारे लेंडिंग स्पेस के अंदर, जैसे कि बड़े बैंक्स के अंदर तो ग्रोथ नहीं है, पीएसयू बैंक्स के अंदर भी इतनी ग्रोथ नहीं आ रही है। फिर आपकी कंपनीज बनकर आती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जहाँ पे हमें ग्रोथ देखने मिल रही है। आपके एनबीएफसीज के अंदर हमें थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने मिल रही है, बट एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है कि एमएसएमई लेंडिंग के अंदर जो है हमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस देखने मिल रहा है एसेट क्वालिटी के अंदर। और पिछले कुछ टाइम से माइक्रो फाइनेंस कितना खराब परफॉर्म कर रही है तो आपको पता ही है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस के अंदर भी जो है हमें ग्रीन शूट्स देखने मिल रहे हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ फाइनेंशियल स्पेस के अंदर मुझे जो कंपनी इंटरेस्टिंग लग रही है वो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इनफैक्ट बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनीज का भी हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी जो है आराम से अपनी लोन बुक जो है 25% के आसपास ग्रो कर रही है। अब आप एज इन्वेस्टर इमेजिन करो कि कोई कंपनी जो है अगर अपनी लोन बुक इतने बड़े बेस पे भी 25% पे ग्रो कर रही है, तो इंडस्ट्री के अंदर जो है कितनी ज्यादा टेलविंड्स है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस आराम से गाइडेंस दे रहा है कि ये लोग 24% के आसपास जो है अपनी लोन बुक आराम से ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ-साथ हाउसिंग फाइनेंस अगर आप कंपनी देखते हो तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए कि जब आप अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर होते हो, तो आपके मार्जिन जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू होलसेल हाउसिंग फाइनेंस। तो आपके इंडिया शेल्टर जो है ना अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर काम करती है। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के अंदर अगेन फाइनेंशियल चेकलिस्ट जो है मैंने मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है, जहाँ से मैंने आपको सिखाया भी है कि फाइनेंशियल सेक्टर वाली कंपनीज़ के अंदर हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। वो बहुत डिटेल में मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक बार समझा दूँ, तो यहाँ पे जो है आपको लोन बुक की ग्रोथ देखनी है, जितनी ज़्यादा लोन बुक की ग्रोथ है उतनी ज़्यादा अच्छी है। इंडिया शेल्टर की अगर मैं बात करूँ तो जो इसके बाकी पीयर्स है ना, उससे इंडिया शेल्टर जो है हमें बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे जो लोन बुक की ग्रोथ है ना हमें 34% की वाई-ओ-वाई लेवल पे देखने मिली है।
फिर इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो पैड ग्रोथ आपको ट्रैक करनी है। इंडिया शेल्टर के अंदर हमें ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल रहा है। बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी देखोगे तो होम फर्स्ट हाउसिंग फाइनेंस है, जो कि एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, जहाँ हमें इंडिया शेल्टर के लेवल की जो है ग्रोथ देखने मिल रही है। फिर इसके साथ-साथ आपको इन कंपनीज़ के जो है नेम्स ट्रैक करने हैं। आरओई जो है ये एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि आपको ट्रैक करना है। अब आपको अगर फाइनेंस कंपनीज़ के अंदर कुछ नहीं समझ आ रहा है ना, आप बस देखो कि आरओई का डायरेक्शन क्या है। अगर आरओई जो है आपका अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है ना, मतलब आपकी फाइनेंस की कंपनीज के अंदर जो है सारी चीजें ठीक चल रही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक जो कि फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर होता है वो है इन कंपनीज का एसेट क्वालिटी। अगर कोई फाइनेंशियल कंपनी का एसेट क्वालिटी खराब हो जाता है तो उस कंपनी की ग्रोथ भी खत्म हो जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी भी खत्म हो जाती है, जो कि हमें कुछ टाइम से जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के अंदर दिख रहा है। तो ये जो है फाइनेंशियल कंपनीज का बहुत बड़ा रिस्क है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अगर आप देखोगे तो इनकी जो है मैक्सिमम लोन बुक जो है सिक्योर्ड बुक होती है। एसेट क्वालिटी का सबसे बड़ा रिस्क जो है हमें आपके नॉन सिक्योर्ड बुक के अंदर देखने मिलता है, मतलब एमएफआई कैटेगरी के अंदर। हाउसिंग लोन्स अगर आप देखोगे तो लोग जो है यूजुअली हाउसिंग लोन्स पे कम डिफॉल्ट करते हैं। रीजन ये बनकर आता है कि यार अगर आप हाउसिंग लोन्स पे डिफॉल्ट करोगे तो आपका खुद का घर जो है आप लूज आउट कर दोगे। तो कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि वो अपने घर से जो है बाहर निकाला जाए क्योंकि उसने उसका लोन नहीं पे किया है। तो लोग जो है हाउसिंग लोन पहले पे करते हैं और बाकी इनके जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो ये सारी चीजें हैं उनके लोन्स बाद में पे करते हैं। कार लोन वगैरह भी जो है लोग बाद में पे करते हैं। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फंड्स एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि आपको ट्रैक करना है, या फिर क्रेडिट कॉस्ट भी आप बोल सकते हो। तो अगर आपको किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या फिर फाइनेंस कंपनी के अंदर आपका क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, तो ये जो है एक थोड़ा नेगेटिव साइन बनकर आ सकता है उस कंपनी के लिए। तो ये जो है आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इंडिया शेल्टर मुझे क्यों इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि इनकी एसेट क्वालिटी इंटरेस्टिंग है। कंपनी आराम से 35% के आसपास जो है अपनी लोन बुक ग्रो कर सकती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बन जाती है कंपनी के बारे में। इसके साथ-साथ कंपनी जो है जियोग्राफिकली एक्सपांड भी कर रही है और ये लोग जो है मैक्सिमम, अगर आप इनकी लोन बुक देखोगे, लोन बुक मिक्स अगर आप नोटिस करोगे कंपनी का, तो मैक्सिमम लोन बुक जो है ये लोग आपके जो लोअर टिकट साइज ऑफ लोन है ना, वहाँ पे ये लोग लोन देते हैं। मतलब 5 टू 10 लाख्स के ऊपर के जो लोन है ना, इनके अबाउट सिर्फ मोर और लेस 41% के आसपास लोन बनकर आते हैं इनके। फिर इसके साथ-साथ अगर आप इनके 10 टू 15 लाख्स वाले लोन देखोगे तो वो 27% के आसपास बनकर आते हैं। तो कंपनी मैक्सिमम लोन कौन से कैटेगरी के अंदर देती है? 5 टू 10 लाख्स वाले कैटेगरी के अंदर जो है मैक्सिमम लोन देती है। और आपका इंडिया शेल्टर जो है इनका मैक्सिमम पेनिट्रेशन जो है वो टी3 सिटीज़ के अंदर है। तो अबाउट टी3 सिटीज़ के अंदर इनका 50% ऑफ लोन बुक जो है इनका टी3 सिटीज़ से अंदर आता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो होम लोन जो है कंपनी अबाउट 57% के आसपास दे रही है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है 43% का दे रही है। अब इंडिया शेल्टर का गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ अगेन ये लोग गाइड कर रहे हैं कि ये लोग 30-35% के आसपास जो है अपनी लोन बुक 2030 तक जो है आराम से ग्रो कर सकती है कंपनी। अब इसके साथ-साथ इंडिया शेल्टर का अगर मैं थोड़ा वैल्यूएशन के बारे में आपसे डिस्कस करूँ, तो आप अगर वैल्यूएशन वाइज़ देखोगे तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के अंदर, फाइनेंस कंपनीज़ के अंदर हमें जो है प्राइस टू बुक देखना चाहिए इन कंपनीज़ का। तो अगर हम कंपनी का प्राइस टू बुक देखें तो एज़ ऑफ नाउ कंपनी जो है 3.6 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है। अगर आप इसके पीयर्स को जाकर देखोगे तो होम फर्स्ट हाउसिंग फाइनेंस जैसी आ जाती है, आधार हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, आवास के जैसी जो कंपनीज है वो आ जाती है। जब आप आवास जैसी कंपनीज बात करोगे ना, तो आवास जैसी कंपनीज के अंदर जो है हमें ग्रोथ ही नहीं देखने मिल रही है। क्योंकि क्या है कि ये कंपनी इतनी बड़ी है, अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसी जो कंपनीज है वही यार 25% के आसपास ग्रो कर रही है। तो आवास तो जो है हमें सिर्फ 20% के आसपास लोन बुक ग्रो करते हुए दिखती है। तो आवास में इतना इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट जो है हमारा नहीं बनकर आता है एज इन्वेस्टर, क्योंकि यार वहाँ पे ग्रोथ इतनी स्ट्रांग नहीं है। फिर इसके साथ-साथ आपका आधार हाउसिंग फाइनेंस जो है वो आप देख सकते हो, लेकिन वहाँ पे भी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है नहीं। होम फर्स्ट और इंडिया शेल्टर के अंदर ही जो है सबसे अच्छी ग्रोथ है। अब आप ग्रोथ देख रहे हो बॉस, तो आपको जो है एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो कंपनी के अंदर ग्रोथ है ना, तभी आप वैल्यूएशन को देखो। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, उन कंपनीज़ के पीछे भागते हैं जिनकी वैल्यूएशन सस्ती होती है और उन कंपनीज़ को इग्नोर कर देते हैं जहाँ हमें ग्रोथ देखने मिल रही है। तो ये जो है इन्वेस्टर जो है बहुत बड़ी गलती करते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें, और लोग ऐसा करते हैं ना, तो इसलिए लोग जो है फँसे हुए रहते हैं स्टॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आगे जाकर, तो और कौन-सी कंपनी है इंडिया शेल्टर के बाद? एक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग स्पेस है जहाँ पे जो है मुझे कंपनीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। तो यहाँ पे पेनारी इंडस्ट्रीज़ जैसी कंपनीज़ बनकर आती है और इंटरआर्क जैसी कंपनीज़ जो है बनकर आती है। कंपनी का नाम है इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। जब हम पेनार इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ओवरऑल अगर आप पीईबी स्पेस के अंदर देखोगे ना, तो हमें जो है बहुत ज़्यादा टेलविंड्स जो है इन सारी कंपनीज़ के अंदर देखने मिल रही है। तो यहाँ पे टेलविंड्स क्या है? अब पेनार अगर आप देखोगे तो पेनार के अंदर क्या हो रहा है? पहले जो है कंपनी अपने लेगेसी ऑर्डर बुक के अंदर ज़्यादा काम करता था। तो पेनार के जो लेगेसी के अंदर जो मार्जिन्स थे ना, वो कम थे इनके लेगेसी ऑर्डर बुक के अंदर। लेकिन अब जो है हमें पेनार के अंदर मार्जिन एक्सपेंशन वाला ग्रोथ ट्रिगर जो है प्ले आउट होता हुआ देखने मिल सकता है।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो पेनार के अंदर जो है एज़ ऑफ नाउ इनके मार्जिन जो है हमें 10% के आस-पास जो है जाते हुए देखने मिल रहे हैं। और इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो पेनार के अंदर हमें मार्जिन एक्सपेंशन क्यों देखने मिल रहा है? क्योंकि कंपनी जो है अपने लेगेसी लोन बुक से बाहर जा रही है और कंपनी अपने पीईबी वाले स्पेस के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस कर रही है। हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है, हायर मार्जिन मिक्स के ऊपर जो है ये लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसलिए हमें कंपनी के मार्जिन जो है वो बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। अब पीईबी वाली जो कंपनीज़ है उन्हें यूएस से जो है अच्छे खासे ऑर्डर्स देखने मिल रहे हैं, लेकिन अगेन वो टैरिफ वाला रिस्क बन जाता है कंपनीज़ के लिए। अब एम&बी इंजीनियरिंग नाम की एक कंपनी है जो कि अगेन आपके पीबी स्पेस के अंदर काम करती है। इनके मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो पूरे सेक्टर के अंदर सबसे अच्छे मार्जिन्स है। तो यहाँ पे इनके मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो 12% के आसपास है। वही अगर आप इंटरआर्क के देखोगे और आप बाकी कंपनीज के देखोगे तो उनके मार्जिन वही 10% के आसपास है और पेनार के भी 10% के आसपास है। अब पेनार क्या कर रहा है, ये इनके जो बाकी डिविजन है ना, जैसे कि आपका ऑटोमोबाइल वाला डिवीजन हो गया, हाइड्रोलिक्स वाला डिवीजन हो गया, बॉडी इन व्हाइट वाला डिवीजन हो गया, बॉयलर्स एंड हीटर वाला डिवीजन हो गया, प्रिसीजन ट्यूब्स हो गया, वहां पे जो है इनके जो मार्जिन है वो बेटर है और ये वाले डिविजन्स को जो है ये लोग स्केल आउट कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर मैं आपसे थोड़ा और डिस्कस करूं पेनार के बारे में, तो पेनार के अंदर जो है हमें यहाँ पे ग्रोथ इस बार देखने नहीं मिली। अब एम&बी इंजीनियरिंग है अच्छी कंपनी पीईबी स्पेस के अंदर, लेकिन पीईबी स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे तो एम&बी कंपनी के अच्छे खासे रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं और कंपनी अभी नई नई आईपीओ पे आई है कंपनी। तो वहां पे आपको एग्जीक्यूशन ट्रैक करना पड़ेगा एम&बी से। अब कोई मेरे को पूछेगा ना पी टू पी में कौन सा बेटर है, तो इसलिए जो है मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया कि एम&बी के अंदर क्या चल रहा है। पेनार की अगर हम बात कर रहे थे, तो यहाँ अगर आप पेनार के केस में देखोगे बॉस, तो पेनार के केस में जो है ना, हमें Q2 के अंदर जो है ग्रोथ अच्छी खासी देखने मिल सकती है, क्योंकि इनका Q1 जो है इम्पैक्टेड था और Q1 के अंदर हमें कंपनी के मार्जिन जो है वो रिड्यूस होते हुए देखने मिले। क्योंकि ओवरऑल कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे, लेबर का कुछ इशू चल रहा था कंपनी के अंदर, जो कि हमें Q2 के अंदर जो है बेटर होता हुआ देखने मिलेगा। इसके साथ-साथ कंपनी का नया कैपेक्स भी आ रहा है रायबरेली के अंदर, तो वहाँ से भी जो है हमें आगे जाकर ग्रोथ देखने मिल सकती है। फिर इसके साथ-साथ इंटरआर्क नाम की एक कंपनी है, जो कि आपके अगेन पीईबी स्पेस के अंदर है। तो ये पेनार की बात बनकर आती है। पेनार में आपको मार्जिन एक्सपेंशन देखना है, ग्रोथ पीईबी वाले डिवीजन से किस तरीके से आ रही है, लेगेसी ऑर्डर बुक जो है किस तरीके से रिड्यूस होती है। ये कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स है जो कि आपको पेनार पे फोकस करना है। तो वैल्यूएशन वाइज़ अगर मैं पेनार की बात करूँ ना, तो 27 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पेनार के अंदर जो है 15% की ग्रोथ जो है हमें आराम से देखने मिल सकती है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 15% का टॉप लाइन ग्रोथ हमें पेनार के अंदर देखने मिलेगा और आप थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज कंसिडर कर लोगे, तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि कंपनी जो है, ऐसे तो पेनार ने डबल डिजिट का ही गाइडेंस दिया हुआ है, लेकिन मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि पेनार आराम से अपना प्रॉफिट जो है वो 20% के आसपास ग्रो कर लेगा। तो वहां से अगर आप देखोगे तो 20% की अगर हम हमें पैट के अंदर भी ग्रोथ देखने मिलती है, तो आपका जो पैट बनकर आता है FY26 के लिए, वो बनकर आता है आपका 142 के आसपास का। तो ये सारे बुलिश एस्टिमेट्स हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आपका मार्केट कैप वाइज अगर आप देखोगे ना, तो 24 के फॉरवर्ड पीई पे जो है कंपनी ट्रेड कर रही है। अब ये वैल्यूएशन वाला पार्ट जो है आपको इंडिपेंडेंटली सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है आपको वैल्यूएशन करनी है। वैल्यूएशन वगैरह किस तरीके से करते हैं, P2P एनालिसिस कर वैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैं मास्टर क्लास के अंदर सिखा चुका हूँ। तो इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। अब यहाँ अगर हम इंटरआर्क की बात करें, तो इंटरआर्क के अंदर अगर आप देखोगे तो पूरे पीईबी स्पेस के अंदर जो है टेलविंड्स बहुत ज़्यादा देखने मिल रही है। तो इंटरआर्क के भी जो नंबर्स है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। तो इंटरआर्क के अगर आप Q1 FY26 के नंबर्स देखोगे, तो हमें जो है कंपनी के टॉप लाइन के अंदर जो है 25% की ग्रोथ देखने मिली और पैट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो हमें 40% के आसपास की देखने मिली है। मतलब क्या कि इंटरआर्क के अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा सॉलिड ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। अब इंटरआर्क के बारे में मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है कि कंपनी के जो मार्जिन है ना, वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो मार्जिन इंक्रीज हो रहे, क्यों इंक्रीज हो रहे, हमें रीजन पता होना चाहिए मार्जिन इंक्रीज होने का। रीजन ये बनकर आता है कि कंपनी को जो है हायर साइज ऑफ ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो जब आपको पीबी स्पेस के अंदर हायर साइज ऑफ ऑर्डर्स मिलते हैं ना, तब आपके मार्जिन जो है बेटर होते जाते हैं। और इन्हें जो है अच्छे खासे कॉर्पोरेट से जो है इंटरआर्क को अभी रिसेंटली ऑर्डर्स मिले हुए। तो अगर आप देखोगे तो कुछ एक्साइड का एक नया प्लांट आ रहा था, वहां से भी जो है इंटरआर्क को ऑर्डर मिला हुआ है। फिर आपके पीबी स्पेस के ऊपर जो है मैं एक बहुत डिटेल वीडियो कवर कर चुका हूँ। अगर आप नॉर्मली मेरे एक्स के प्रोफाइल पे भी जाओगे या अगर आप पीबी सर्च करोगे, तो मैंने इंटरआर्क, आपका पेनार और एम&बी पे जो है एक बहुत डिटेल वीडियो बनाकर रखा है। और इसके साथ साथ जो है पीवी इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें जो है मैंने आपके साथ डिस्कस करी हुई है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला जो हमारा पीवी सेक्टर वाला जो वीडियो है वो जाकर देखो, जहाँ से जो है आपको पूरे सेक्टर के बारे में जो है आइडिया लगेगा। एज ऑफ नाउ अगर मैं टेलविंड्स बात करूँ आपसे पीवी सेक्टर के बारे में, तो सबसे बड़ा टेलविंड जो ये है कि आपके पीवी स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे, तो हमारे इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर का जो केपेक्स है ना, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है। इसके साथ-साथ आपके पीईबी स्पेस के अंदर अनऑर्गेनाइज़ से चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज़ सेक्टर की तरफ मूव हो रही है, जहाँ में इन कंपनीज़ के
अंदर जो है हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है। फिर इसके साथ-साथ इन्होंने कुछ अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स भी करे हुए हैं, जैसे कि एयरपोर्ट का, हॉस्पिटल बिल्डिंग इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया हुआ है। डेटा सेंटर के अंदर भी ये लोग जो है नवी मुंबई के अंदर इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं। फिर इसके साथ-साथ अगेन अगर आप देखोगे तो ओवरऑल आपके पीईबी स्पेस के अंदर आप कोई भी कंपनी जो है पीईबी बिल्डिंग्स को क्यों प्रेफ़र करेगी? रीज़न सबसे बड़ा ये बनकर आता है कि देखो, आप अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो आप कंपनी केपेक्स कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए कि आपका केपेक्स जो है कम से कम कॉस्ट में बन जाए और कम से कम टाइम में बन जाए। तो पीईबी के अंदर अगर आप देखोगे तो आपका कॉस्टिंग भी जो है वो कम लगता है और आपका टाइम भी जो है वो कम लगता है। तो इसलिए जो है पीईबी स्पेस वाली जो कंपनीज़ है, यहाँ पे ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग है। अभी पीईबी स्पेस के अंदर एक और कंपनी है ईपैक ईपैक पीईबी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। ईपैक करके भी एक कंपनी है, ईपैक ग्रुप की कंपनी है वो पीईबी स्पेस के अंदर। तो उसका भी जो है हमें अभी आईपीओ आते हुए देखने मिलेगा। तो वो भी जो है हमें इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है हमें वहाँ पे एग्जीक्यूशन प्ले आउट होता हुआ देखने मिल सकता है मैनेजमेंट का। एज़ ऑफ नाउ मुझे पेनार और इंटरआर्क इंटरेस्टिंग लग रहा है। एमएनबीपी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने 25% का गाइडेंस दिया हुआ है। लेकिन वो मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है क्योंकि अभी-अभी कंपनी का आईपीओ आया है ना, तो वहाँ पे हमें एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा। अब अगर आप इंटरआर्क के अंदर देखोगे, तो इंटरआर्क के मैनेजमेंट ने जो है 17.5% का गाइडेंस दिया हुआ है। अब हाई चांसेस है कि मैनेजमेंट जो है इनके गाइडेंस को रिवाइज़ कर दे और एक्सीड कर दे आपके पूरे एफवाई 26 के अंदर। और एफवाई 27 से जो है इनका नया केपेक्स आ रहा है एफवाई 26 के अंदर, तो एफवाई 27 से ये लोग आराम से 20% प्लस के आसपास जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो ये बन जाती है आपकी पीईबी स्पेस की बात। तो पीईबी स्पेस के अंदर 3 कंपनीज़ है, तीनों स्मॉल कैप कंपनीज़ है, जो कि आप जो है इंडिपेंडेंटली एज़ इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें जो है सेक्टर के बारे में किस तरीके से समझना है, क्या समझना है, वो सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ और मास्टर क्लास के अंदर भी जो है हम ये सारे मेगा ट्रेंड्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। पीईबी स्पेस जो है एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड है जो कि प्ले आउट हो सकता है इन कमिंग ईयर्स। तो इन कंपनीज़ को आप स्टडी करो। अब इसके साथ-साथ अगर हम अगले मेगा ट्रेंड की बात करें, तो अगला जो मेगा ट्रेंड है वो है कोवर्किंग स्पेस का। अब इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो नई-नई जीसीसीज़ आ रही है। अब जीसीसी मतलब आपकी ग्लोबल कंपनीज़ बनकर आती है, जैसे कि अमेज़न अपना ऑफिस खोल रही है इंडिया के अंदर, गूगल खोल रही है। बाकी जो बड़े-बड़े फॉरेन प्लेयर्स हैं वो भी जो है इंडिया के अंदर अपना ऑफिस खोल रहे हैं आकर। तो अब ये जीसीसी जब अपना ऑफिस खोलते हैं इंडिया के अंदर, तब अगर आप देखोगे तो क्या होता है, ऑब्वियसली ये लोग नहीं प्रेफ़र करेंगे कि ये लोग बड़े-बड़े केपेक्स करें, जिसकी वजह से कंपनी का एक्सपेंस जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये लोग क्या करेंगे, आपके रेंटेड प्रीमाइसेस के अंदर जो है ऑफिस खोलेंगे और सबसे बेस्ट इसी मॉडल पे जो है आपका कोवर्किंग कंपनीज़ का जो है मॉडल चलता है। तो अब कोवर्किंग कंपनीज़ क्या करती है, ये लोग जो है किसी भी एरिया को लीज़ पे लेते हैं, बिल्डिंग को रेंट पे या लीज़ पे ले लेते हैं और फिर उसके बाद जो है उसे ये लोग ढंग से बनाते हैं ऑफ़िस की तरीके से और जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है उन्हें जो है ये लोग दे देते हैं और उससे जो है इन्हें पेमेंट्स आ रहे होते हैं। तो इस मॉडल पे जो है आपकी कोवर्किंग कंपनीज़ चलती है। अब इसमें जो है 2 टाइप के मॉडल्स होते हैं। इसमें एक ऐसा भी मॉडल होता है जिसमें लैंडलॉर्ड जो है पूरा कैपेक्स करता है। लैंडलॉर्ड को जो है ये लोग थोड़ा बहुत रेवेन्यू शेयरिंग भी देते हैं। अब ईएफसी की अगर मैं बात करूँ तो ये जो कंपनी है आपके कोवर्किंग स्पेस के अंदर ही काम करती है। इनके भी जो नंबर्स आ रहे हैं ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। तो यहाँ अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ देखोगे तो कंपनी के अंदर ओवर 115% की ग्रोथ हमें देखने मिली है। पैट ग्रोथ जो है कंपनी की 196% की ग्रोथ देखने मिली है। ईएफसी के अंदर भी मेरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं आपको बताऊँ तो Q2 के आसपास इन्वेस्ट किया करता था स्टॉक के अंदर, Q2 एफवाई 25 के अंदर। कंपनी के नंबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे थे, सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। बट फिर Q3 के अंदर जो है इन्होंने थोड़ा बहुत गड़बड़ किया, जहाँ पे हमें Q3 के अंदर जो है कंपनी के अंदर ग्रोथ ही नहीं देखने मिला। सब यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ देखने मिली 3% की और इन्होंने गाइडेंस दिया हुआ था 100% का, वो गाइडेंस इन्होंने रिड्यूस किया और 50% के आसपास कर दिया। तो ये एक था ईएफसी के बारे में, बट एज़ ऑफ नाउ कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है और अब मैं इन्वेस्टेड हूँ, नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें जो है मैंने मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है आपसे। तो लिंक आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, जहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ईएफसी है और है तो मैं किस तरीके से जो है ईएफसी को प्ले आउट करूँगा, किस तरीके से स्टॉक के अंदर ऐड करूँगा, क्या मेंटल मॉडल है मेरा, क्या बेसिस पे जो मैं सोच रहा हूँ। तो अगर आपको प्रैक्टिकली चीज़ें सीखनी है ना, आपको यहाँ पे कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन की तरीके से नहीं आना है। अगर आपको प्रैक्टिकली मार्केट को सीखना है, समझना है कि चीज़ें किस तरीके से प्ले आउट होती है, तब जो है आप इसके अंदर आओ। अब यहाँ पे अगर मैं ईएफसी की बात करूँ तो इनके अंदर जो है 3 मेन डिवीज़न है। एक इनका रेंटल वाला डिवीज़न जहाँ से मैक्सिमम रेवेन्यूज़ आते हैं। एक डिज़ाइन एंड बिल्ड वाला डिवीज़न है जहाँ से 38% के आसपास रेवेन्यूज़ आ रहे हैं और फर्नीचर वाला एक डिवीज़न है जहाँ से अगेन अगर आप देखोगे तो 5.8% ऑफ रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा इनके मार्जिन जो है, वो आपके रेंटल वाले डिवीज़न के अंदर है। डिज़ाइन एंड बिल्ड और फर्नीचर वाला डिवीज़न अगर आप देखोगे तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरीके से सोच सकते हो। मतलब क्या कि यहाँ पे जो है आपके फर्नीचर और डिज़ाइन एंड बिल्ड इंटीरियर वाली सर्विसेज जो है, दोनों ईएफसी कर रहा है। तो इनके मार्जिन जो है यहाँ पे हमें ईएफसी के जो है इंक्रीज़ होते हुए देखने मिलेंगे।
क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर भी यार ये लोग खुद ही बना रहे हैं, इंटीरियर का काम भी खुद ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन इनके लीज प्रीमाइसेस पे भी जो है ये खुद का सारा सामान यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें मार्जिन इंक्रीज़ देखने मिलेगा। तो किसी को अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं समझा होगा, उन्हें जो है मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि यार एक्चुअली ये लोग जो है कर क्या रहे हैं। कोई ये इनके कुछ ऑफिसेस है जहाँ पे ये लोग जो है काम क मतलब ये उनके कुछ प्रोजेक्ट्स है। बाकी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के साथ भी जो है इन्होंने प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं। जैसे कि आपका हिताची सॉल्यूशन हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज अलायंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, फिर इसके साथ-साथ फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज़ हो गई, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज़ हो गई। तो इन सारी कंपनीज़ के साथ भी जो है ये लोग काम करते हैं और ये सारी कंपनी जो है क्लाइंट है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आप कोवर्किंग स्पेस की कंपनीज़ को ट्रैक कर रहे हैं ना, तो अगर आपका कॉर्पोरेट क्लाइंट है, बड़ा क्लाइंट है, तो आपकी कंपनी के लिए जो है बेटर बात है, क्योंकि वहाँ से आपको जो है अच्छे खासे रिकरिंग रेवेन्यूज़ आते रहते हैं और आपका विजिबिलिटी होता है रेवेन्यू का। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब हम दूसरे कंपनीज़ की बात करें, तो जैसे कि छोटे-छोटे स्टार्टअप है आपके कंपनी के क्लाइंट बेस या दूसरी छोटी कंपनीज़ है, तो यार स्टार्टअप देखो आज है कल नहीं है, ये भी बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ हमें देखने मिलता है। तो आपकी रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है वहाँ पे थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। तो जितने ज़्यादा कॉर्पोरेट्स रहेंगे आपकी कंपनी के साथ उतना ज़्यादा बेटर होगा। और अभी अगर आप देख रहे हो तो इंडिया का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। डिज़ाइन एंड बिल्ड वाला भी जो मार्केट है वो एक्सपेक्टेड है कि 28.5% सीएजीआर के आस-पास ग्रो करेगा, इन टर्म्स ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो। इसके साथ-साथ जीसीसीज़ भी आ रहे हैं, तो ये एक मेगा ट्रेंड बन सकता है कोवर्किंग स्पेस। अब कोवर्किंग स्पेस के अंदर बाकी कंपनीज़ भी है, ईएफसी की तरीके से ऑफ़िस भी है, ऑफ़िस भी छोटी कंपनी है। लेकिन ईएफसी थोड़ी छोटी है स्केल में, ऑफ़िस का भी अगर आप देखोगे मार्केट कैप ज़्यादा नहीं है। ऑफ़िस के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने मिल रही है, 30% का टॉप लाइन ग्रोथ जो है हमें देखने मिल रहा है। अब ईएफसी ने जो है कोई गाइडेंस दिया हुआ नहीं है, इन्होंने ऐसा गाइडेंस दिया हुआ है कि इनके जो नंबर ऑफ सीट्स है ना, ये लोग 50% के आस-पास ग्रो करने वाले, फर्नीचर वाले डिवीज़न को स्केल करेंगे, इंटीरियर वाले डिवीज़न को जो है ये लोग स्केल करने वाले। अब ईएफसी के अंदर अगर आप देखोगे कोवर्किंग स्पेस के अंदर, तो इनके Q1 और Q2 के अंदर आप देखोगे तो इनके मार्जिन्स हाई होते हैं। Q3, Q4 के अंदर इनके थोड़े लोअर साइड पे मार्जिन्स होते हैं। क्योंकि Q1, Q2 के अंदर जो है नहीं, एक्चुअली Q3, Q4 के अंदर इनके थोड़े हायर पे होते हैं और Q1, Q2 के अंदर लोअर पे होते हैं। रीज़न ये बनकर आता है, बहुत ध्यान से सुनो, इसलिए मैं बोलता हूँ बिज़नेस मॉडल समझना चाहिए। अब Q3 और Q4 के अंदर क्या होता है, Q3 और Q4 के अंदर कंपनी डिसाइड करती है कि अगले साल इन्हें इतने नंबर ऑफ सीट्स जो है खरीदनी है, ऑक्यूपाई करनी है और इतने नंबर ऑफ सीट्स जो है इन्हें इंक्रीज़ करने हैं। तो ये नंबर ऑफ सीट्स जो है ना Q1 और Q2 के अंदर इंक्रीज़ करना होता है। इसलिए आगे जाकर जो है हमें कंपनी के अंदर जो है ग्रोथ दिख सकती है, रेवेन्यू ग्रोथ। अगर ये लोग Q3, Q4 के अंदर सीट ऑक्यूपाई करेंगे, तो तब हमें जो है वो सीट को मैच्योर होने के लिए भी टाइम लगेगा, वहाँ पे आपको क्लाइंट लाने के लिए भी टाइम लगेगा, उधर से रेंटल आने के लिए भी टाइम लगेगा। तो वहाँ से इतने जल्दी रेवेन्यू जो है हमें मिलते नहीं है। तो इसलिए Q1, Q2 के अंदर अगर आप कंपनी के मार्जिन्स देखोगे ना, तो वो थोड़े लोअर साइड पे होते हैं, जो कि हमें एज़ इन्वेस्टर जो है ध्यान रखना पड़ेगा। Q3, Q4 के अंदर मार्जिन्स थोड़े बेटर होते हैं। अब ऑफिस के केस में जो है, ये लोग भी आपके प्रीमियम ऑफिस स्पेसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब प्रीमियमाइज़ेशन का ट्रेंड भी जो है ना, हमें सब जगह प्ले आउट होते हुए देखने मिल रहा है। तो इन्होंने जो है अपना प्रीमियम पोर्टफोलियो लाया है ऑफिस का, जहाँ से ऑब्वियसली इन्हें रेंटल यील्ड जो है वो भी बेटर मिलता है। मतलब जो ये लोग चार्ज करते हैं पर सीट कॉस्ट, वो भी जो है इन्हें अच्छा खासा मिल रहा है। अब ऑफिस ने गाइडेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, ग्रोथ भी जो है हमें यहाँ पे अच्छी खासी देखने मिल सकती है। एक और स्मार्ट वर्क्स नाम की भी कंपनी है, जो कि आप आपके इस स्पेस के अंदर जो है स्टडी कर सकते हो। मैं तो आपके पास ईएफसी लेकर आया था, क्योंकि मुझे ईएफसी थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। ये भी कंपनी इंटरेस्टिंग है। हालाँकि स्मार्टवर्क्स को मैं ट्रैक नहीं करता, रिसेंटली आईपीओड कंपनी है ये, उसको ट्रैक करना स्टार्ट करना है मुझे। लेकिन ऑफिस और ईएफसी में देखता हूँ, और ऑफिस के परफॉर्मेंस भी अच्छा है, लेकिन ईएफसी का मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि उनके अंदर बाकी डिविजन्स भी है, तो वो किस तरीके से वो स्केल आउट करेंगे ना, वो एग्जीक्यूशन हमें ट्रैक करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो अगली कंपनी है ना, वो पावर स्पेस के अंदर है। तो जो कंपनी का नाम है वो है क्वालिटी पावर। अब क्वालिटी पावर के अंदर अगर आप देखोगे, तो अगेन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो एक बार पावर वाला वीडियो देख लो, जहाँ पे जो है आपको आइडिया लग जाएगा। और क्वालिटी पावर के ऊपर जो है मैं प्लान कर रहा हूँ एक बहुत डिटेल वीडियो लेकर आऊँ। बट क्वालिटी पावर के अंदर मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूँ, तो यहाँ पे जो है हमें बहुत ज़्यादा सॉलिड ग्रोथ देखने मिल रही है कंपनी की। इन्होंने गाइडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो FY 26 के लिए इन्होंने 130% की ग्रोथ का गाइडेंस दिया हुआ है टॉप लाइन के अंदर। और ऑपरेटिंग लेवरेज भी जो है हमें कंपनी के अंदर देखने मिल सकता है। अब FY 25 के अंदर अगर आप देखोगे, तो इनके अच्छे खासे प्रॉफिट जो है, अबाउट 50% ऑफ प्रॉफिट जो है हमें अदर इनकम से आते हुए देखने मिलते हैं। रीज़न ये बनकर आता है कि टर्की के अंदर जो है आपके करेंसी इश्यूज चल रहे थे, वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ अगर आप देखोगे, तो इसके वजह से कंपनी को जो है फॉरेक्स गेन्स एंड लॉसेस के अंदर जो है अच्छे खासे इनकम दिखानी पड़ी। तो इसलिए अगर आप देखोगे, तो इनकी इनकम जो है हमें फॉरेक्स से थोड़ी ज़्यादा देखने मिल रही है, जब हम क्वालिटी पावर की बात करें। अब इसके बाद अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें, तो आपकी गोल्डियम इंटरनेशनल है, जो कि आपके लैब ग्रोन डायमंड के अंदर है।
लैब ग्रोन डायमंड स्पेस के अंदर जो है टेलविंड्स हमें देखने मिल रही है। अब कोई मुझे सोच रहा है कि यार क्वालिटी पावर के बारे में बात नहीं की, तो क्वालिटी पावर का बात जो है हमने उस वीडियो में कर रखा हुआ है। वो पावर एंड सेक्टर वाला वीडियो देखा था ना हमने, टी एंड डी सेक्टर वाला वीडियो, वहाँ पे हमने बात करी हुई है क्वालिटी पावर की डिटेल के अंदर। तो आई वुड सजेस्ट कि वो वाला वीडियो आप जाकर देखना एक बार। अब गोल्डियम की मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर जो है लैब ग्रोन डायमंड्स का ट्रेंड आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ आज। अब गोल्डियम जैसी कंपनीज़ आप देखते हो, लैब ग्रोन डायमंड जैसी कंपनीज़ आप देखते हो, तो लैब ग्रोन डायमंड के अंदर एक ही कंपनी काम कर रही है अभी इंडिया के अंदर, वो है ये गोल्डियम। बाकी सेनको वगैरह भी स्केल कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अभी उन्होंने इतना ज़्यादा स्केल नहीं किया है। सेनको का कुछ 1 स्टोर आने वाला है। गोल्डियम ने जो है अभी इनके नए 6 स्टोर्स ओपन किए। ओरिजिम नाम का एक खुद का ब्रांड है इनका, जहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। हालाँकि कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज़ जो है एक्सपोर्ट से ही आते हैं। इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज़ अभी भी यूएस से ही जो है हमें देखने मिलते हैं। लेकिन ओरिजिन वाला जो इन्होंने बी2सी स्टोर खोला है ना, वहाँ पे हमें इनके जो मार्जिन्स है ना, वो बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। तो अभी कंपनी के जो है 6 स्टोर्स है, एक अंधेरी के अंदर है, खारघर के अंदर है, मुलुंड के अंदर है। अब इसके अलावा ये लोग जो है और 8 स्टोर खोलने वाले हैं। इनफैक्ट फिनिक्स मिल्स जो मॉल वाली कंपनी आपको पता ही होगा। फिनिक्स मॉल्स तो आप गए रहोगे 100%। ऐसे लगता है यार, फिनिक्स मॉल्स जो है इंडिया के अंदर आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मॉल्स है, जितने भी सारे फिनिक्स मॉल्स है। तो वहाँ पे आप देखोगे, तो ये लोग अपने स्टोर खोल रहे हैं और ये फर्स्ट कंपनी रहेगी लैब ग्रोन डायमंड वाले कैटेगरी के अंदर जो कि अपना स्टोर खोलने वाली है फिनिक्स मॉल्स के अंदर। तो वहाँ पे ये लोग जा रहे हैं। अगेन कंपनी को जो है आपके जो टैरिफ का जो है इतना ज़्यादा रिस्क नहीं बनकर आता है। ये मैनेजमेंट ने जो है क्लैरिफाई करा हुआ है रिसेंटली। होता है रिस्क, मतलब अभी भी यार देखो ये यूएस के अंदर काम करते हैं, लेकिन इन्हें अच्छे खासे ऑर्डर जो है पहले ही मिल चुके हैं। थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी होता है, लेकिन इतना ज़्यादा रिस्क नहीं बनकर आता है कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर। अब इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो टैरिफ न्यूज़ की वज़ह से जो है गोल्डियम इंटरनेशनल के प्राइस के अंदर जो है हमें कुछ टाइम से जो है कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। क्योंकि यार जब तक टैरिफ की न्यूज़ सही से नहीं आती है, तो वहाँ अगर आप देखोगे तो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स भी उस लेवल पे नहीं मिलते हैं ना, नहीं तो टैरिफ कौन बेयर करेगा आप मुझे बताओ। तो ये एक रिस्क बनकर आता है कंपनी के ऊपर। अब हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया यूएस की डील जो है किस तरीके से प्ले आउट होती है। हालाँकि इन्हें कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के ऑर्डर जो है पहले ही मिले होते हैं, लेकिन जो नए ऑर्डर्स इन्हें चाहिए होते हैं उसके लिए जो है ऑब्वियसली इन्हें जो है वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे इतना ऑर्डर इन्फ्लो इतना अच्छा खासा नहीं है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ओरिजिन के ये लोग स्टोर ओपन करेंगे, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इनके इकोनॉमिक्स वगैरह वहाँ पे प्ले आउट होते हैं। आगे जाकर हमें ओरिजिन के स्टोर से भी जो है अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है। फिर इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो आपका जो गोल्डियम है ना, इनके मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो यूएस से आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले कंपनी जो है थी आपके नेचुरल डायमंड्स के अंदर काम करती थी। फिर उन्होंने अपना डिवीज़न जो है चेंज किया। अब नेचुरल से ये लोग लैब ग्रोन पे आ चुके हैं। तो लैब ग्रोन के अंदर अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन जो होते हैं ना, वो भी कंपैरेटिवली बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपका नेचुरल डायमंड। तो ये चीज़ जो है आपको वो ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे। अब ये इंटरेस्टिंग हुआ है जिसकी वजह से हमें गोल्डियम का जो प्रोडक्ट मिक्स है ना, वो भी चेंज होता हुआ देखने मिला है। तो इनके एबिटा मार्जिन जो कि 8% का ये लोग बना रहे थे, एज़ ऑफ नाउ एबिटा मार्जिन जो है इनका 21% के आस-पास जा चुका है, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो लैब ग्रोन डायमंड्स का जो ट्रेंड है ना, वो हमें इंडिया के अंदर अभी भी देखने के लिए टाइम लगेगा। मतलब देखो, आप अगर नॉर्मली पूछो किसी को भी, तो मुझे अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछोगे, तो मेरे को तो जो है लैब ग्रोन डायमंड ज़्यादा बेटर लगते हैं, कभी भी ओरिजिनल डायमंड से। रीज़न ये बनकर आता है क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड्स और ओरिजिनल डायमंड जो है लगभग सेम दिखते हैं। अब देखो, कोई अगर ओरिजिनल खरीदने वाला है तो ओरिजिनल ही खरीदेगा, लेकिन मुझे अगर कॉमन सेंस लगाने बोलोगे, तो मैं तो वही लैब ग्रोन ही प्रेफ़र करूँगा और कोई भी इंसान जो है लैब ग्रोन प्रेफ़र करेगा। क्योंकि दोनों डायमंड जो है एग्ज़ैक्टली सेम है, तो इसलिए डायमंड की जो वैल्यू है ना, वो भी अभी रिड्यूस होते जा रही है। तो ये एक सीन है। फिर इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो लोग जो है अडॉप्ट कर रहे हैं लैब ग्रोन डायमंड को, और सबसे बड़ा क्लाइंट है, अगर आप टाइटन की कॉन कॉल पढ़ोगे तो वहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो सबसे बड़ा क्लाइंट है ना आपके लैब ग्रोन डायमंड के मेगा ट्रेंड का, वो क्लाइंट्स है जिनके पास ऑलरेडी डायमंड ज्वेलरी पड़ी हुई है। वो लोग लैब ग्रोन डायमंड को पहले अडॉप्ट कर रहे हैं। तो लैब ग्रोन डायमंड के अंदर हमें आगे जाकर ग्रोथ अच्छी देखने मिल सकती है। ये इनकमिंग 5 टू 10 इयर्स वाला मेगा ट्रेंड हमें प्ले आउट होता हुआ देखने मिल सकता है, क्योंकि यूएस के अंदर जो है मैक्सिमम लैब ग्रोन डायमंड ही यूज़ किया जाता है। तो ये हमें इन कमिंग इयर्स ट्रेंड जो है प्ले आउट होते हुए देखने मिल सकता है। एज़ ऑफ नाउ जो है टाइम लगेगा। अब इंडिया के अंदर बहुत कम कंपनीज़ है। इनफैक्ट आपका स्काई गोल्ड भी जो है लैब ग्रोन डायमंड्स के अंदर गया है अभी-अभी। और आपका कल्याण वगैरह जो वो कंपनीज़ है ना, वो इतना ज़्यादा आपके लैब ग्रोन डायमंड्स के अंदर काम नहीं कर रही है। यहाँ अगर आप टाइटन का कॉन्फ्रेंस कॉल करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन एलजीडी वाला स्पेस जो है ना, वहाँ पे दूसरी कंपनीज़ भी आती है। एक आईजीआईएल नाम की एक कंपनी आती है, इंडियन जेमोलॉजी। वहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, वो सर्टिफ़िकेशन वाली कंपनी है, तो वहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बनकर आता है। गोल्डियम थोड़ी मुझे जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तो ये कुछ 10-15 स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हमने डिस्कस कर लिए, जहाँ हमें जो है अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है, वैल्यूएशन कम्फर्ट देखने मिल रहा है। इस वीडियो का इंटेंशन जो है सिर्फ़ आपको स्टॉक्स बताना नहीं था, इंटेंशन ये था कि आप लोग जो है इन कंपनीज़ के अंदर ग्रोथ ट्रिगर्स क्या चल रहे हैं, वो भी समझो। इसके साथ-साथ इन कंपनीज़ के अंदर क्या चल रहा है, क्या चीज़ें नहीं चल रही है, क्या चीज़ें ट्रैक कर रही है हमें एज़ इन्वेस्टर, वो सारी चीज़ें समझो। और इसके साथ-साथ अगर
अगर आप इन कंपनीज़ को नहीं रीड करते हो, तो आपको जो है कुछ कंपनीज़ को रीड करने के लिए भी मिल जाए। तो इसलिए जो है मैंने ये वीडियो बनाया और इतना डिटेल्ड और इतना बड़ा जो है ये वीडियो रखा है। क्योंकि अगर मैं इस वीडियो को छोटा रखता तो शायद इन कंपनीज़ के साथ जो है जस्टिस नहीं हुआ करता और बिज़नेस मॉडल वगैरह जो है आपको ढंग से नहीं समझता। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप जो है इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना। कंटेंट पसंद आया, चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करो। बाकी मास्टर क्लास का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जल्द से जल्द जो है मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर सकते हो और अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपका जो है नेशनल राइट बनकर आता है कि आप जो है मार्केट को प्रैक्टिकली समझो। क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आप मैक्सिमम लोग देखोगे ना तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मार्केट को देखते रहते हैं बस चार्ट्स के तरीके से। किसी को बिज़नेस समझना ही नहीं है। और एक्चुअली मार्केट पे जो है चीज़ें सिर्फ़ 2 ही चीज़ों से चलती है। एक होता है अर्निंग्स और दूसरा होता है परसेप्शन। सारी चीज़ें जो है बहुत डिटेल के अंदर मैंने मास्टर क्लास के अंदर कवर की है। तो अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसका प्राइस एज़ ऑफ नाउ 2999 है और मैं इसका प्राइस जो है जल्दी से जो है इंक्रीज़ करने वाला हूँ, 3499 करने वाला हूँ। तो अगर आपने अब तक नहीं किया है तो आप कर लेना। बाकी होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, कैसा लगा है वीडियो वो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा। बाकी और कौन से नए सेक्टर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बता देना। तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि उस सेक्टर पे भी जो है वीडियो लेकर आ जाऊँ। दैट्स इट। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ।